हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द बोर्ड अड्डा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी और इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसको हम लोग इफेक्ट्स ऑफ करंट भी कहते हैं। इसको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 12 है साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, और चैप्टर फर्स्ट है आपका फिजिक्स पार्ट का। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं हम लोग, इन अ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या होता है? एक कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे पास होने के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, the wires are conductors, the aluminum wires are conductors. So the substances which allows electricity to pass through them are known as conductor. और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि कितना रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी कंडक्टर में किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, वही होता है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एनी कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो के रेट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर होती है। और इसको हम लोग जब मैथमेटिकली जो है रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या होता है? आई इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक करंट एंड क्यू इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड टी इज द टाइम। तो we represent it as mathematically it as I is equal to Q upon T. I is equal to Q upon T. तो बेसिकली इसको मैथमेटिक्स में हम लोग जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और मीजर, इसको हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा मीजर करते हैं जिसको कि एमीटर कहा जाता है। और जब हम लोग मीजर करते हैं तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट जिससे हम लोग मेजर करते हैं एमीटर, वो जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज के रूप में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग चार्ज देखते हैं क्या होते हैं। चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, इट में बी पॉजिटिव और निगेटिव। कह रहा है चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसी भी एटम का, किसी भी जो पार्टिकल्स हैं उसका जो फंडामेंटल मूल इकाई है उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। या पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्जेस में भी तो पॉजिटिव और निगेटिव। चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, वो प्लस हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। अब चार्जेस, अगर दो सेम सेम चार्जेस हैं, जैसे लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, जैसे प्लस प्लस है तो जो चार्जेस हैं रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। लेकिन अगर अनलाइक प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए जब हम लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो वायर को कहते हैं कि देखो भाई, प्लस वाला रेड वाला रेड में लगाना और ब्लू वाला ब्लू में लगाना, या ब्लैक वाला ब्लैक में लगाना। जैसे घर में आप लोग कोई इस्तेमाल करते होंगे, जैसे बैटरी है, बैटरी में भी वायर कनेक्ट करते हैं तो दो वायर्स होते हैं, तो बोलते हैं कि भाई देखो, ब्लू जो है ब्लू वाले में लगाना, रेड रेड वाले में लगाना। तो इससे क्या होंगे? चार्जेस जो है अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपल करेंगे, और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। और फिर एसआई यूनिट चार्ज की होती है कूलम। एक कूलम ऑफ चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 कूलम। और Q इज इक्वल टू यानी होता है। ठीक ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि Q क्या है? वहां पर ये टोटल चार्ज है। N क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां पर। और E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू दिस 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10.5 10 टू पावर minus 3 ampere, 1 macro ampere and 1 micro ampere is equal to 10 the power minus 6 ampere। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से या ऐसे सिंबल से। ठीक ना। अब होता है अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन
to move a unit charge from one point to another. वर्क जो जितना वर्क किया जाता है एक चार्ज को, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, अब ये कोई चार्ज है ए, अब इसको यहाँ से मूव कराने में यहाँ तक कितना वर्क, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या कितना वर्क लगा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। देखो ये है ना, वर्क डन टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से, और V क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो W बाई क्यू। NSI यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट को, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक जो वोल्ट होता है वो होता है 1 जूल पर कूलम, ठीक ना। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ये पूछता है व्हाट इज 1 वोल्ट। जब 1 जूल ऑफ वर्क एक कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करे, लगाया जाए उसको कैरी करने के लिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। अगर देखो एक कूलम चार्ज है, इस पे एक जो है 1 जूल का वर्क डन हुआ यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, तो ये क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट जो है व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। और हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टमीटर, और इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सर्किट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। हमने देखा था कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और इसको जो है पैरेलल रूप से कनेक्ट करते हैं। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। एक सेल जो बैटरी होती है छोटी सी, वह सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस है किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कोई भी चीज, करंट ही नहीं, कोई भी चीज हमेशा अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही फ्लो करती है। ठीक उसी तरीके से करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पर, जहां चार्जेस ज्यादा होंगे, जहां चार्जेस कम होंगे, तो ज्यादा वाले चार्जेस कम चार्जेस की तरफ फ्लो करेंगे। फिर अब कुछ हम लोग सिंबल्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल्स दैट बी यूज्ड इन सर्किट। सर्किट बेसिकली जो है एक अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बल्ब है आपके यहाँ घर में, ग्लो होता है, तो कैसे ग्लो होता है भाई, एक वायर से कनेक्टेड होता है, आप स्विच होता है, उसको जो है ऑन करते हैं, तब जाके बल्ब जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ग्लो करता है। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। द अरेंजमेंट्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस, ए बड़ी डॉट और ए। फिर बैटरी को हम लोग यही दो चीज बना देते हैं। एक ओपन की को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज की है तो डॉट लगा देते हैं। अगर जॉइंट वायर है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वायर क्रॉसिंग है तो ऐसे करेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट, देखो ऐसे। फिर उसके बाद अगर रेजिस्टेंस है तो उसको हम लोग ऐसे इस्तेमाल करेंगे, रोस्टेट है तो हम लोग इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, एमीटर को ऐसे करते हैं, वोल्ट मीटर को उसी के जगह बी लगा देंगे, ठीक ना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वो है ओम्स लॉ, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ मेटेलिक conductor is directly proportional to the current passing through the circuit provided the temperature remain constant। कह रहा है कि the potential difference across 2 points of metallic conductor or any conductor is directly proportional to the current passing through the circuit। अगर हम लोग उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, मतलब एक टेम्परेचर पे मेंटेन करें, तो उसमें जो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस 2 पॉइंट्स में लेते हैं, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
जितना अमाउंट ऑफ करंट उस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और फिर हम लोग वहां एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। इस यह हमारा फार्मूला बन जाता है B इज इक्वल टू IR। यह जिसको याद रहेगा वो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ओम्स लॉ से बनेंगे वो कर पाएगा। देखो, R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, और यहाँ पर R को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। एक VI ग्राफ है, एक वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ है जो ओम्स लॉ स्टेट करता है। क्या कहता है कि देखो एक पोटेंशियल डिफरेंस एक करंट है, तो ये जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ना? ये ग्राफ भी एक बार एग्जाम में शायद से पूछा है। तो ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बारी मेरे साथ आप लोग फिर रिपीट कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू मेटेलिक पॉइंट्स अक्रॉस द कंडक्टर्स ऑफ टू मेटेलिक पॉइंट्स is directly proportional to the amount of current flowing through the conductor, that is V is directly proportional to I। फिर हम लोग जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए वहां R कांस्टेंट को यूज करते हैं जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब रेजिस्टेंस देखते हैं क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। यह किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसमें फ्लो हो रहे चार्जेस को रजिस्ट करती है, रोकती है हल्का फुल्का। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वह क्या होती है? ओम होती है। और एक ओम क्या होता है? ये होता है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। कह रहा है जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होता है और सर्किट में करंट 1 एम्पियर का बह रहा हो तो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। अब एक और डिवाइस होता है रियोस्टेट। इसको क्या कहते हैं? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। कह रहा है रियोस्टेट हम लोग इसलिए लगाते हैं किसी भी सर्किट में, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इस कंपोनेंट का हम लोग किसी सर्किट में इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो सोर्स है, वोल्टेज का सोर्स है, जहां से करंट जितना अमाउंट ऑफ वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसको जो है बिना डिस्टर्ब किए हुए हम लोग करंट को सर्किट में रेगुलेट कर पाए, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक कंपोनेंट, एक डिवाइस जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रियोस्टेट कहते हैं। अब देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको अफेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कह रहा है कि जितना भी जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितनी उसकी लेंथ है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब कितना लंबा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। किससे प्रोपोर्शनल होगा? इनवर्सली क्रॉस सेक्शन की जो एरिया है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होगा एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक ना? 4 पॉइंट है जिसपे किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह अफेक्ट होता है। पहला तो उसकी लेंथ कितनी है, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितनी है, और उसका टेम्परेचर क्या है, और नेचर ऑफ मटेरियल। अब एक टॉपिक है रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल of one side m when current flows perpendicular to opposite faces। कह रहा है यह बेसिकली रेजिस्टिविटी हम लोग जो क्यूबिक मटेरियल होते हैं उसमें देखने को मिलता है। यह उतना रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है किसी भी कंडक्टर द्वारा जो क्यूबिक शेप में है कि उसके एक साइड में 1 मीटर की एक साइड में जितना करंट फ्लो होगा वो उसके अपोजिट फेसेस के परपेंडिकुलर फ्लो होगा। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसके देखते हैं। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंजेस विद द चेंज इन द लेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कह रहा है क्रॉस सेक्शन कुछ भी इफेक्ट नहीं डालता है रेजिस्टिविटी पे, बट इट चेंजेस, लेकिन टेम्परेचर के साथ वो रेजिस्टिविटी बदल जाती है। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड अलॉय, और कह रहा है जो धातुएं होती हैं या अलॉयज होते हैं, मिश्रित धातुएं होती हैं, मेटल एंड अलॉयज, उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है 10 द
10⁻⁸ टू द 10⁻�6 ओम मीटर होती है। और इंसुलेटर की रजिस्टिविटी क्या होती है? 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर होती है। रजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। कह रहा है रजिस्टिविटी जो एलॉय की होती है वह जनरली क्या होती है? हायर देन होती है कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रीडली एट हाई टेम्परेचर। कह रहा है एलॉय जो है वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं और जो है रीडली किस पे बर्न होते हैं? हाई टेम्परेचर पे। सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। और एलॉयज को हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं? उनके हाई टेम्परेचर के कारण जो है हम लोग हाई इलेक्ट्रिक, जैसे हम लोग जो वो होता है गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं ना हीटर वगैरह, तो उसमें हम लोग जो है एलॉयज का यूज करते हैं। अब देखो किसी भी रजिस्टर को हम लोग सीरीज में कैसे लगाते हैं। देखो सीरीज में हम लोग सिंपली डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। देखो ये R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है, 3 रजिस्टर हम लोग डायरेक्ट सीरीज में इसको कनेक्ट कर दिए हैं। इसमें अमाउंट आई ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ये क्लोज स्विच से क्लोज सर्किट है ये। और हमने यहाँ बैटरी लगा दी है, एक पोटेंशियल V जो है हमने मेंटेन किया है। तो हम लोग लिखेंगे टोटल रिजल्टेंट ओवर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज RS को हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे R1 R2 अपॉन R3। और वोल्टेज को हम लोग सम ऑफ वोल्टेज को क्या लिखेंगे? V1 V2 V3। और इसी तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे? वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, मतलब कितना वोल्टेज हर रेजिस्टेंस पे लग रहा है उसको हम लोग लिखेंगे V1 V2 V3। और V इज इक्वल टू हम जानते हैं कि ओम्स लॉ से हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR होता है। इसी तरीके से हम लोग जो है देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज निकाल लेंगे, R इज इक्वल टू R1 R2 R3। ठीक ना? हम लोग कैसे अब इसको कैसे निकाले? हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से। तो 3 रेजिस्टेंस हम जब कनेक्ट किए हैं तो उसका वोल्टेज जो होगा ईच रेजिस्टेंस का क्या होगा? V1 का होगा IR1, V2 का होगा IR2, V3 का होगा IR। फिर यही चीज हम लोग यहाँ ला के पुट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट कट जाता है तो R क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस इन सीरीज हो जाता है R1 R2 प्लस R3। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल देखते हैं हम लोग कि कैसे जो है जो रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं सर्किट में, उसको हम लोग देखते हैं। देखो हम लोगों में सीरीज में क्या देखा था कि सीधा सीधा रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट कर दिए गए थे, लेकिन यहाँ पैरेलल में देखो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, इसको ऊपर ऊपर कनेक्ट किया गया है। ठीक ना? और यहाँ पर क्लोज सर्किट कर दी गई है, I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और इतना वोल्टेज यहाँ पर लग रहा है। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। कह रहा है वोल्टेज जो है वह सभी रजिस्टर्स पे इक्वल है और जितना अप्लाइड वोल्टेज दिया गया है उतना ही है। ठीक है ना? जैसे V। अब I को हम लोग क्या जानते हैं? करंट जो होगा इसमें I2, लेकिन करंट डिफर करता है इसमें, उसमें वोल्टेज जो है सेम रहता है लेकिन करंट डिफर करता है। अब I2 जो होगा, I जो होगा I1 I2 I3 के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू B बाई आर ओम्स लॉ से। तो B बाई आर क्या होगा? B अपान R1 B अपान R2 B अपान R3। यहाँ से V कॉमन लेंगे, V से V कट जाएगा और 1 अपान RP आ जाएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल आ जाएगा 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। तो हमने देखा कि कैसे जो है हम लोग रजिस्टर्स को पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट में। अब क्या एडवांटेज है? ये क्वेश्चन पूछा था एक बार एग्जाम में कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, 3 पॉइंट है, देखिए देखते हैं। इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन। कह रहा है सीरीज सर्किट में अगर कोई भी एक कंपोनेंट जो है जल जाता है या ब्रोक हो जाता है तो पूरा जो है सर्किट जो है ब्रोकन हो जाती है और कोई भी कंपोनेंट जो है उसका वर्क नहीं करता है। डिफरेंट, अब दूसरा जो पॉइंट है, डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन द सीरीज एज करंट रिमेन्स सेम। कह रहा है सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि जो करंट होता है वह हर सर्किट में हर रेजिस्टेंस में सेम होगा। तो यह अब सभी अप्लायंसेस में क्या होती है, जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। तो सीरीज सर्किट उनके लिए एफिशिएंट नहीं है, उनकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, करंट की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड।
और पैरेलल सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो भी कम हो जाता है। इसके वजह से जो करंट का फ्लो होता है वो अच्छी तरीके से हो पाता है, काफी अच्छी मात्रा में हो पाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। पहला तो ये कि सीरीज सर्किट में अगर कोई भी एक जो है कंपोनेंट जो है सीरीज सर्किट का वो फेल्स हो जाता है तो सर्किट ब्रोक हो जाती है और कोई भी उसका कंपोनेंट वर्क नहीं करता है। फिर हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा क्या, दूसरा पॉइंट ये पढ़ा कि जो अप्लायंसेस होते हैं उनकी अलग अलग करंट रिक्वायरमेंट होती है जो कि सीरीज सर्किट फुलफिल नहीं कर पाती है। तीसरा हमने पढ़ा कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल सर्किट में वह भी कम हो जाता है। अगर हम लोग जो कंपोनेंट को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कम भी हो जाता है। इसकी वजह से जो करंट है वो अच्छी तरीके से फ्लो हो पाता है क्योंकि उसका पोजीशन कम हो जाता है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। If an electric circuit is purely resistive, the source of energy continually get dissipated entirely in form of heat. This is known as the heating effect of electric current. कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कि प्योरली रेजिस्टिव है उसके जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वह हमेशा किस फॉर्म में जो है डिसिपेट होगा, वो हीट के फॉर्म में होगा। अगर भाई देखो कोई भी जो सर्किट है वह ज्यादा रजिस्ट कर रही है तो जो अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो होगा या कंडक्टर्स में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा अगर रजिस्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हीट जनरेट होगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घर में और भी बहुत सी चीजों में देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम लोग इंडक्शन इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, दूसरा हम लोग जो हीटर्स इस्तेमाल करते थे पहले, तीसरा हम लोग जो इलेक्ट्रिक आयरन इस्तेमाल करते हैं प्रेस वगैरह घर में कपड़ा प्रेस करने के लिए, वहां पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम होती है, ठीक ना। और हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगा, एच इज इक्वल टू कितना अमाउंट ऑफ उसमें वोल्ट और कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया गिवन टाइम टी में, और हीट प्रोड्यूस जो होगी वह एच आई आर स्क्वायर टी होगी। यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर्स, कह रहा है हीट प्रोड्यूस किसी भी रजिस्टर में वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है किसी भी रजिस्टर में और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन करंट, और उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना उसका रेजिस्टेंस है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। क्या कह रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यह कह रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी किसी भी रजिस्टर में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नहीं, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जो रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और कितने टाइम ले रहा है करंट फ्लो होने के लिए उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसको हम लोग देखो लिखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, heat produced is equal to square of current into resistance into time. अब heating effect is desirable in devices like electric heater, electric iron, electric bulbs, इलेक्ट्रिक फ्यूज। हमने बताया इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, कंप्यूटर मॉनिटर्स, सीआरटी, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स। कह रहा है अगर हीटिंग इफेक्ट जो है इन सब डिवाइसेस में होगा तो ये सब डिवाइसेस परफॉर्म नहीं करेंगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग करंट जनरेट होगा इलेक्ट्रिक आयरन में तो ये सब डिवाइसेस जो है उसी के लिए बनी है और अच्छा परफॉर्म करेंगी। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में जो most of the power consumed by the filament appears a heat and a small part of it's radiated in form of light। कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब में जो होता है हम लोग इसी जो है लॉ का, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम लोग को येलो लाइट मिलती है जो कि कुछ जो फिलामेंट्स में जो एनर्जी डिसिपेट होती है हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है और कुछ लाइट के फॉर्म में रेडिएट करती है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, और फिलामेंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का जो अंदर बल्ब के पार्ट जो आप लोग
जो पुराना 100 वाट वाला बल्ब होता था घर पे, अब तो एलईडी लाइट आ गई है, तो पुराना जो 100 वाट वाला बल्ब होता था उसमें एक टंगस्टन अंदर फिलामेंट होता था, वो जो फिलामेंट होता था वो टंगस्टन का बना होता था। क्यों? क्योंकि वह जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट था। मेल्टिंग पॉइंट उसका कितना था? 3380 डिग्री सेल्सियस का था। द बल्ब्स आर फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। और बल्ब को किससे फिल किया जाता था? लाइक नाइट्रोजन और आर्गन के गैसेस से, कि ताकि फिलामेंट की लाइफ बनी रहे लंबे समय तक। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होते हैं इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज यह एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किट के समय। अगर आप घर में देखें तो जो घर की वायरिंग होती है उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाए जाते हैं। अगर देखो घर में ओवरलोड होता है या ज्यादा करंट आ जाता है तो फ्यूज जो है फ्यूज हो जाता है, जिसको घर में कहें देखो फ्यूज हो गया है क्या, घर में आप लोग आम चाल की भाषा में देखो फ्यूज उड़ गया है क्या। तो फ्यूज जो उड़ जाता है तो बाकी जो अप्लायंसेस रहते हैं घर पे वह प्रोटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाती, करंट फ्लो नहीं करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज। और फ्यूज फ्यूज किससे बना होता है? ये प्योर टीन से मिला होता है, कॉपर और टीन की जो मिक्सचर से बना होता है। और फ्यूज हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमने पढ़ा था क्या कि सीरीज में अगर एक पार्ट ब्रेक हो जाएगा तो सभी जो अदर कंपोनेंट है वो वर्क नहीं करेंगे। तो इसी वजह से जो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और फ्यूज का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंस। लेकिन जो करंट कैपेसिटी होती है उसमें जो हम लोग वायर इस्तेमाल करते हैं वो कॉपर वायर होता है, अच्छे क्वालिटी का वायर होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट तो जो है अच्छे से पास कर पाए। अब इलेक्ट्रिक पावर अगला टॉपिक है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है वह रेट जिससे कि किसी भी अप्लायंस में, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में या इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उस रेट को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अब हम लोग जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो भी है उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? उसको हम लोग आई आर, वी को हम लोग क्या लिखते हैं ओम्स लॉ से? V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ से हम लोग ये पढ़े थे, V इज इक्वल टू आई आर। तो हम लोग यहाँ ये जब पुट कर देते हैं तो ये मिल जाता है आई स्क्वायर आर। और हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग इसको उसमें देखेंगे पैरेलल में तो V स्क्वायर आर मिल जाएगा। अब SI यूनिट जो होती है पावर की वाट होती है, सब लोग जानते हैं। 1 वाट जो होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है। और 1 वाट को हम लोग 1 इंटू 1 एम्पियर को, अब जो कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, जो हम लोग की घरों में लाइट आती है उसकी कॉमर्शियल यूनिट जिसपे पैसा बनता है, बिजली का बिल बनता है, वह कितनी होती है? वो किलो वाट आवर होती है। और 1 किलो वाट में हम लोग कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं? 3.6 इंटू 10 द पावर 6 जूल। इतनी एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं। अब एनर्जी की हमने यूनिट पहले ही बता दी, जूल होती है, ठीक ना। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये यूनिट जो है जिससे हम लोग की बिल बनाई जाती है, घर की जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली का बिल बनाया जाता है वह इसी यूनिट पे बनाया जाता है। अब कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं इसको। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? एम्पियर होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। रेजिस्टेंस की ओम होती है। इलेक्ट्रिक पावर की वॉट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड की जूल होती है। रजिस्टिविटी क्या होती है? रजिस्टिविटी हमने पढ़ा था किसी भी क्यूबिक जो है कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी होती है 1 मीटर में, वह किसके प्रोपोर्शनल होती है? वह जो परपेंडिकुलर होती है साइड ऑफ द फेसेस ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक ना। फिर डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट हमने पढ़ा था, मीटर को इस्तेमाल करते हैं। फिलामेंट ऑफ बल्ब टंगस्टन से बना रहता है। हम लोग दो रजिस्टर्स को दो टाइप में जोड़ सकते हैं सर, जो है सर्किट में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वोल्ट मीटर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर जो है वह सीरीज सर्किट में कन्वर्ट किया जाता है। वाई द फिलामेंट, अब फिलामेंट का हाई मेल्टिंग पॉइंट पे होता है
क्यों? क्योंकि अगर वो हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो इतनी हीट जो जनरेट होगी उसके कारण जो है बल्ब खराब हो जाएगा। इसीलिए जो फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा हाई होता है। और फ्यूज को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस में? सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना। अब कैसे, यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होती है। बीच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब वेरियस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाएं और आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है उसको और इफेक्टिव बना पाएं। थैंक यू एवरीवन।